पोलैंड में लोकतंत्र, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एक और देश की। अभी हमने बात की थी किसकी? चिल्ले की। पहला एग्जाम्पल हमने लैटिन अमेरिकी जो देश है चिल्ले का लिया था। आज हम जो है एक यूरोपीय देश पोलैंड का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर भी एक सरकार का गठन हुआ। तो ये जो घटना है पोलैंड के अंदर, जो लोकतंत्र की जो घटना है वो 1980 में स्टार्ट होती है। 1980 के अंदर पोलैंड के ऊपर एक व्यक्ति शासन करता था जिस आदमी का नाम था जारूजेलेस्की। क्या नाम था? जारूजेलेस्की। और उसकी पार्टी का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स। ध्यान देने वाली बात है, यहां पर बहुत बार यह प्रश्न आ जाता है कि पोलैंड के अंदर किसका शासन था। तो जारूजेलेस्की का शासन था और उसकी पार्टी का नाम क्या था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी था। तो तब पूर्वी यूरोप के बहुत से देशों के अंदर जो है साम्यवादी दलों का शासन चल रहा था। बहुत से थे, क्योंकि रूस जो है, रूस सबसे बड़ा जो है साम्यवादी देश था और वो पूरे विश्व के अंदर साम्यवादी जो है सरकार, साम्यवादी जो विचार को क्या करना चाहता था? प्रचारित करना चाहता था। तो इसलिए वहां पर एक नियम बना दिया गया था भी कोई भी व्यक्ति साम्यवादी विचारधारा में विश्वास नहीं रखता। किसमें विश्वास नहीं रखता? साम्यवादी विचारधारा में। तो वो दल नहीं बना सकता, कोई भी राजनीतिक दल नहीं बना सकता। तो ये एक किस्म से लोकतंत्र की वहां पर क्या हो रही थी? हत्या हो रही थी। अगर कोई भी व्यक्ति साम्यवादी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो पोलैंड की सरकार को एक बहुत बड़े साम्यवादी देश, किसका अभी मैंने आपको बताया था, सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। लेकिन 14 अगस्त 1980 को 14 अगस्त 1980 को एक शहर था गंडास्क। ये बहुत बार प्रश्न आ जाता है। गंडास्क शहर के अंदर एक कारखाना था जिसका नाम था लेनिन जहाज कारखाना। उस कारखाने के अंदर बहुत से मजदूरों ने क्या कर दी थी? हड़ताल कर दी थी। और ये जो कारखाना था सरकारी था। क्यों? क्योंकि साम्यवादी जो सरकारें होती हैं वहां पर ये नियम होता है कि उत्पादन और वितरण के जितने भी संसाधन होते हैं उसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। और वहां पर विरोध क्यों किया गया था? एक महिला, किसका? एक महिला जो क्रेन चालक थी। क्या थी? क्रेन चालक थी। क्रेन जो है चलाती थी, उसको गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया था। और वो संगठन जो है मांग कर रहा था कि महिला को वापस काम पे लाया जाए। और कानून के अनुसार वहां एक नियम था कि कानून के अनुसार कोई भी मजदूर जो है वो क्या नहीं कर सकता? हड़ताल नहीं कर सकता। शासक दल के खिलाफ कोई भी दल जो है क्या नहीं कर सकता? हड़ताल नहीं कर सकता। अगर उसे हड़ताल करनी है तो मजदूरों को क्या लेना पड़ेगा? पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहां पर हड़ताल जो हुई थी उसका नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा था उसका नाम था लेक वालेसा। उसने जो है सरकार की नीतियों को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उस व्यक्ति ने बहुत ही जो है हम कह सकते हैं कि इतने ओजस्वी भाषण दिए कि मजदूर जो है उसे अपना नेता मान गए। और जब मजदूरों ने उसको नेता मान लिया तो धीरे धीरे हड़ताल का समर्थन बढ़ता गया और जल्दी ही पूरे शहर के अंदर यह फैल गई। अब मजदूरों की सबसे बड़ी जो मांग थी वो ये थी कि हमें क्या बनाने दिया जाए? मजदूर संगठन बनाने दिया जाए। क्या बनाने दिया जाए? मजदूर संघ बनाने दिया जाए। और अपनी स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की उन्होंने मांग रखी। और उसने साथ में यह भी मांग रखी जितने भी हमारे राजनीतिक बंदी हैं उनको भी क्या किया जाए? रिहा किया जाए। और जो प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप लगी है, प्रेस पर सेंसरशिप, अब ये मैं बता देता हूं कि ये सेंसरशिप क्या होती है। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना नहीं कर सकता है। और अगर वो सरकार की आलोचना करेगा तो उसके अखबार को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि प्रेस के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाने को हम क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं। और यह आंदोलन इतना जो है लोकप्रिय हो गया कि सरकार को क्या करना पड़ा? हार मानना पड़ा, हार माननी पड़ी। और लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों की सरकार ने 21 सूत्रीय कार्यक्रम, 21 सूत्री का मतलब था जिसके अंदर 21 एजेंडे थे, उनके ऊपर जो है वार्तालाप करने के लिए सरकार तैयार होगी और हड़ताल को वापस ले लिया गया। और गंडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना, उसका नाम था सोलिडरनोस्क, जिसको बाद में क्या बोला गया था? सोलिडेरिटी। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि पोलैंड के अंदर मजदूरों की जो 11 सूत्री मांग थी उसको मानने के बाद एक नए मजदूर संगठन का वहां पर उदय हुआ, उसका नाम क्या था? तो सोलिडरनोस्क या फिर सोलिडेरिटी था। किसी भी साम्यवादी देश के अंदर बनने वाला पहला मजदूर संगठन था ये।
आप सोच लीजिए कि लेक वालेसा के नेतृत्व में कितनी ताकत थी। मजदूरों ने जो है सरकार को जो है झुकने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। और धीरे धीरे ये संगठन इतना मजबूत हो गया कि इसके सदस्यों के अंदर तेजी से बढ़ोतरी हुई और बहुत जल्द ये 1 करोड़ सदस्य बन गए। 1 करोड़ मजदूर जो है इसके क्या बन गए, सदस्य बन गए, इतना तेजी से जो है। लेकिन धीरे धीरे जो वार्ताएं वहां पर चल रही थी, सरकार ने जो कुप्रबंधन किया था, भ्रष्टाचार थे, वो भी किससे जो है सरकार के सामने आने शुरू हो गए। और धीरे धीरे जो है जारूजेलेस्की जो जारूजेलेस्की जो व्यक्ति था, जो उसमें पोलैंड का शासक था, उसने जो है जनता के बढ़ते हुए विरोध के कारण 1981 में वहां पर क्या लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया, जिसके अनुसार कहीं भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति खड़े होकर के कोई भी नीति का निर्माण नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। संगठन बनाने और विरोध करने वाले और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी वो फिर से छीन ली गई। और उसके बाद जो है दोबारा 1988 के अंदर सोलिडेरिटी के जो लोग थे उन्होंने फिर से हड़तालें कर दी और लेक वालेसा ने इसकी फिर अगुवाई की। और इसमें पोलैंड की सरकार जो है पहले से कमजोर थी और रूस ने भी उसका कोई भी समर्थन नहीं किया। और इसकी वजह से लेक वालेसा जो है मजबूर हो गया और लेक वालेसा ने मजबूर किया सरकार को। लेक वालेसा और जारूजेलेस्की जो था उनके बीच में एक समझौता हुआ, काफी लंबे दौर की चर्चाएं चली। और यह समझौता कब हुआ, 1989 के अंदर। कब हुआ, 1989 के अंदर। और वहां पर उन्होंने कह दिया कि स्वतंत्र चुनाव होंगे। क्या होंगे, स्वतंत्र जो है चुनाव होंगे। और पोलैंड के अंदर अक्टूबर 1990 के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए और लेक वालेसा पोलैंड के राष्ट्रपति बने और पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का वहां पर क्या हुआ, गठन हुआ। अब हमने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं। चिली का एग्जाम्पल जहां सैन्य तख्ता पलट हुआ, सैन्य तख्ता पलट होने के बाद में वहां लोकतंत्र की बहाली हुई और मिशेल वहां पर राष्ट्रपति बनी। उसके बाद हमने देखा पोलैंड के अंदर लोकतंत्र था, लेकिन वो लोकतंत्र सीमित था क्योंकि वहां पर साम्यवादी सरकार थी। उसको फिर हराया किसने, लेक वालेसा ने, और वो बाद के अंदर जो है क्या बने, राष्ट्रपति बने। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहां पर वो आता है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। लोकतंत्र की 2 खास विशेषताएं क्या हो सकती हैं। अभी हमने 2 किस्से पढ़े हैं। एक के अंदर तो क्या था, लोकतांत्रिक जो सरकार थी अगास्ते अयादे पिनोसे की, उसको हटाया किसने था, किसने हटाया, अयादे की सरकार थी उसको किसने हटाया, अगोस्ते पिनोसे ने। इसके बाद में पिनोसे की जो अलोकतांत्रिक जो सरकार थी उसके कब्जे को फिर किसने हटाया, मिशेल ने। उसके बाद हमने पोलैंड में देखा लोकतांत्रिक सरकार की जगह एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह कौन सी सरकार आई, लोकतांत्रिक। साम्यवादी सरकार को हटा के कौन बना, लेक वालेसा। तो आइए जो दोनों मामले हैं उसके अंदर हम दोनों अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करते हैं। अगर तुलना करोगे आप तो चिल्ले के जो पिनोसे का जो शासन है और पोलैंड का जो साम्यवादी शासन है उसमें काफी अंतर है। क्यों है, क्योंकि जो चिल्ले का जो शासन था वो तानाशाही था, सैन्य तानाशाही थी। कहां पर, चिल्ले में। इसके अंगेस्ट पोलैंड में क्या था, पोलैंड में क्या था, सरकार जो है लोकतांत्रिक थी। सरकार तो क्या थी, लोकतांत्रिक थी, लेकिन केवल साम्यवादी विचारधारा थी, दूसरी विचारधारा वहां नहीं आ सकती थी। तो पिनोसे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था और खुलेआम बड़े पूंजीपतियों को उस व्यक्ति ने क्या पहुंचाया था, लाभ पहुंचाया। लेकिन जो पोलैंड की जो सरकार थी साम्यवादी, वो मजदूरों का ही क्या कर रही थी, सहयोग कर रही थी। इनकी असमानता के बावजूद यहां पर हमने 2 असमानताएं देखी हैं। पहली असमानता तो क्या थी कि सैन्य तानाशाही थी, पोलैंड में वो नहीं थी। दूसरी जो चिल्ले के अंदर जो है वो किसको लाभ पहुंचाया जाता था, अमीरों को, जबकि पोलैंड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये 2 समानताएं होने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ असमानताएं हमें यहां नजर आएंगी। असमानताएं जो हमने देखी उसके बाद में हम यहां पर कुछ हम यहां असमानता जो देख रहे थे उसके साथ साथ कुछ समानताएं भी थी। तो पहली जो समानता थी दोनों में क्या थी, ये देखिए यहां दिया हुआ है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। लोग अपने शासकों का चुनाव नहीं कर सकते थे दोनों जगह। दूसरी बात क्या थी, किसी को अपना विचार अभिव्यक्त करने का, संगठन बनाने का, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की भी कोई भी आजादी नहीं थी। तो इस प्रकार जिन 3 लोकतांत्रिक सरकारों का हमने यहां अध्ययन किया, किस किस की थी, अयादे की चिल्ले सरकार, दूसरी क्या आई थी, वोलेसा की पोलिश सरकार, और तीसरी मिशेल की चिल्ले सरकार।
चिले के अंदर 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी थी, जिनके बीच में एक सैन्य तख्तापलट हुआ था, अगास्तो पिनोशे ने किया। जबकि अगर हम पोलैंड में बात करें तो वहां पर एक ही लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, जो सबसे लास्ट में बनी थी, लेक वालेसा जब राष्ट्रपति बने थे। तो हमने ऊपर जब जिक्र किया तो उनका भी जो आर्थिक और सामाजिक मामले के प्रति नजरिया था, इन तीनों का एक जैसा नहीं था। तो 3 लोकतांत्रिक सरकारें हम यहां देख रहे हैं, वो तीनों का नजरिया एक जैसा नहीं था। अगर हम यहां आयादे की बात करें तो वो क्या चाहते थे? अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित ढंग से चलाना चाहते थे। वोलेसा क्या चाहते थे कि बाजारी जो नियंत्रण है वो सरकार से क्या हो, मुक्त हो। और मिशेल क्या चाहती थी? बीच का रास्ता अपनाना चाहती थी। यानी कि जो तीनों सरकारों की जो विशेषताएं थी वो अलग अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी तीनों सरकारों के अंदर कुछ विशेषताएं भी थी जो समान थी। जैसे तीनों के अंदर शासन चलाने वाले लोग जनता के द्वारा चुने गए थे। तीनों के तीनों जो है व्यक्ति हैं, चाहे वो हम किस किस की बात करें, आयादे की बात करें, चाहे हम मिशेल की बात करें, चाहे हम जैक वालेसा की बात करें, ये तीनों के तीनों व्यक्ति जो है चुने हुए थे। यहां पर कोई भी बाहरी शक्ति या फौज यहां पर शासन नहीं चला रही थी। दूसरी बात क्या थी? लोगों को विभिन्न प्रकार की राजनीतिक जो है स्वतंत्रता थी। वो क्या थी? संगठन बना सकते थे, सरकार की आलोचना कर सकते थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। तो आइए हम इन 2 कथाओं से लोकतंत्र की पहचान का एक तरीका विकसित करते हैं कि हम किस प्रकार लोकतंत्र को पहचान सकते हैं, किसको हम लोकतंत्र कहेंगे, किसको हम अलोकतंत्र कहेंगे। तो अब हम ये जान चुके हैं कि लोकतंत्र में कौन सी व्यवस्था होती है। तो लोकतंत्र में व्यवस्था कौन सी होती है? लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? चुने हुए जो लोग हैं वही सरकार चलाते हैं। दूसरी बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आती है कि जो लोग होते हैं उनको अभिव्यक्ति की आजादी होती है, संगठन बनाने की और विरोध की आजादी होती है। अब लोकतंत्र के अंदर सारी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में तो हम हमारी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र कैसे अस्तित्व में आता है, लोकतंत्र की हमें क्यों जरूरत है, लोकतंत्र कैसे अस्तित्व में आया। तो उस पाठ के अंदर हम लोकतंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हम जो है लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहां पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, लोकतंत्र के 3 नक्शे। 3 नक्शे का मतलब यहां पर यह है कि हम 3 प्रकार की व्यवस्थाएं देखेंगे। कितने प्रकार की व्यवस्था देखेंगे? 3 प्रकार की। पहली 1900 से लेकर के 1950 तक, दूसरी 1950 से लेकर के 1975 तक, और तीसरी हम मान लेंगे 1975 से लेकर के अब तक। यानी कि यहां हम 3 मैप लेंगे। कितने मैप लेंगे? 3, पूरे विश्व के, जिसमें हम मैप के जरिए ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि 1900 से लेकर 1950 तक विश्व के किन देशों के अंदर लोकतंत्र था, किन में नहीं था। फिर 1950 से लेकर 75 तक किन देशों में था, किन में नहीं था। और फिर हम देखेंगे 1975 से लेकर आज तक या 1990 से लेकर के आज तक कितना था, कहां तक था। तो उसके लिए हमने यहां पर 3 मैप दिखाए हैं। कितने मैप दिखाए हैं? 3। क्योंकि जो 20वीं जो सदी है हमारी, 1900 के बाद 1900 में जो स्टार्ट होती है, ये दुनिया के इतिहास में भरी हुई है लोकतंत्र के लिए। क्योंकि इसके अंदर लोकतंत्र आने की, लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियां, सैन्य तख्तापलट, लोकतंत्र बहाल करने के लिए लोगों के संघर्ष, लोकतंत्र की तरफ जाने उसके रास्ते में आने वाली जो परेशानियां हैं। तो आइए हम लोकतंत्र की जिन मूल विशेषताओं का जिक्र पहले किया था उसके आधार पर दुनिया के जो विभिन्न देश हैं उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करेंगे। यहां कुछ नक्शे दिए जाएंगे आपको नीचे, और जो नक्शे हम देंगे उन तीनों नक्शों के ऊपर हम गौर करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि 20वीं सदी में किस तरह से लोकतंत्र व्यवस्था का विकास और क्या हुआ, विस्तार हुआ, और इसमें कोई स्पष्ट धारा या प्रवृत्ति दिखाई देती है या नहीं। पहले नक्शे के अंदर हम द्वितीय विश्व युद्ध से थोड़े ही समय के बाद 1950 तक की लोकतांत्रिक व्यवस्था देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया है 1900 से लेकर के 1950 तक की देखेंगे। इस नक्शे में ऐसे देश भी शामिल है जहां 1900 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो चुकी थी, 50 तक कायम हो चुकी थी। दूसरा जो नक्शा लेंगे 1950 से लेकर 1975 का लेंगे, तब तक दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों को राजनीतिक आजादी मिली। बहुत से देश हैं, साउथ अफ्रीका के बहुत से देश हैं जो आजाद हुए, और वो बाद में जो है उन्होंने आगे अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो फिर हम क्या लेंगे 21वीं सदी की शुरुआत में जो 2000 का नक्शा अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर, तो इन नक्शों को देखते हुए आइए हम खुद से कुछ सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे कि जो 20वीं सदी के अंदर लोकतंत्र की यात्रा रही, इसके विस्तार में क्या कोई स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है? यह विस्तार कब हुआ और किस क्षेत्र के अंदर हुआ? तो सबसे पहले आप ये देखिए 1900 से लेकर के 1950 तक का नक्शा आपके सामने है, और यहां देखिए जो रेड कलर है वो तो कौन सी सरकार है? लोकतांत्रिक जो दिखाई दे रहा है।
और 1900 में नहीं, पर 1950 के अंदर क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। तो वो लोकतांत्रिक सरकार क्या है, यहाँ 1950 से पहले नहीं थी, या 1950 से पहले भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद आई। ये भारत है, आप देख सकते हैं इसको, ये ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं आप, ये यूरोपियन कंट्रीज को देख सकते हैं आप, ये आपका लैटिन अमेरिका के राष्ट्र हैं, ये उत्तरी अमेरिका के राष्ट्र हैं। तो यहां आपको ये स्पष्ट पता लग रहा है, ये जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। तो 1900 से लेकर 1950 के अंदर जहां लोकतांत्रिक जो है सरकारें थी, तो ये वो सरकारें हैं, ये देख लीजिएगा आप। यहां 1950 से पहले लोकतांत्रिक सरकार थी, और 1900 में नहीं, पर 1950 में के बाद यहां पर भी बन गई है, दिखाई दे रही है, भारत में बनी 1947 के बाद। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, जब हम बात करते हैं 1975 की, 1950 के बाद में ये जो हमारे पास नक्शा आपको मौजूद है यहां, 1975 में जब आप देखेंगे लोकतांत्रिक सरकारें, अगर आप 1950 वाले की 1975 से तुलना कर रहे हैं, तो ये जो सारा मैप्स हैं, ये आपको सारा का सारा पीला दिखाई देने लग गया है। ये जो राष्ट्र हैं वो शामिल हो गए हैं इसमें, जो पहले नहीं थे हमारे वाले में। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम पहुंचेंगे 2000 में, यानी कि जो मैंने अभी बात की है 1975 से लेकर के अब तक की, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2000 के अंदर सारा का सारा जो विश्व है आपको पीले रंग में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये देखिए आप कहीं भी देखेंगे। इससे हमें पता लगता है कि 1950 के अंदर बहुत कम क्षेत्र ऐसे थे, बहुत कम देश ऐसे थे जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें थी, लेकिन 2000 तक आते आते पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र फैल गया। आप देखेंगे यहां पर पूरा विश्व जो है लोकतंत्र के अंदर जो है फैल गया है। तो इन नक्शों को देखने के बाद कुछ मुद्दे जो है उभर करके हमारे सामने आते हैं, उनको हम संक्षेप में यहां पर पढ़ेंगे। हर बिंदु के बाद जो सवाल उभरेंगे उसका जवाब ढूंढने के लिए आपको बार बार नक्शों को देखना होगा। तो सबसे पहली हमारी बात आती है कि पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ। क्या यह कहना सही होगा कि नक्शे में हर बिंदु पर यह दिखता है कि काल के पिछले पड़ाव की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था मानने वाले देशों की संख्या बढ़ी है? तो बिल्कुल सही बढ़ी है, हमें दिखाई दे रही है। दूसरी बात आती है, लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्से में एक समान नहीं हुआ, यह पहले कुछ हिस्सों में हुआ, तो बिल्कुल सही है। 1950 की बात अगर हम करें तो बहुत से महादेश ऐसे थे जिनके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी बहुत कम, और किस महादेश में तब लोकतंत्र के बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं थे। और आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, आज भी काफी बड़े हिस्से जहां लोकतंत्र नहीं है, जैसे कि सऊदी अरब है, वहां लोकतंत्र अब भी नहीं है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, ईरान है, इराक है, दक्षिणी कोरिया है, उन देशों के अंदर आज भी राजतंत्र नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। यानी कि अब हम यहां देखेंगे 1900 से लेकर के आज तक जो लोकतंत्र का विकास हुआ पूरे विश्व में, उसके चरण कैसे थे। उस चरण के अंदर हम सबसे पहली घटना यहां लेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। यह पहली घटना है जिसने पहली बार पूरे विश्व में लोकतंत्र का विचार दिया। इससे पहले कोई भी व्यक्ति 3 विचारधाराओं को नहीं जानता था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। इन विचारों को देने वाली सबसे पहली क्रांति थी ये। और लुई 16वां, फ्रांस का शासक कौन होता था? लुई 16वां। उसको राजगद्दी से हटा दिया गया और पहली बार वहां लोकतंत्र की बहाली हुई। लेकिन कुछ समय के बाद में दोबारा जो है सेना ने क्या कर दिया, वहां तख्ता पलट दिया। दोबारा वहां पर किसकी नींव रख दी गई? राजतंत्र की। उसके बाद में फिर तख्ता पलट हुआ और राजतंत्र दोबारा फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? लोकतंत्र में। यानी कि फ्रांस के अंदर जो है राजशाही और सामंतवादी व्यवस्था दोबारा अस्तित्व में आ गई राजतंत्र से। उसके बाद में लोगों ने फिर संघर्ष किया और फिर लोकतंत्र की क्या कर ली? प्राप्ति कर ली। ये तो है फर्स्ट हमारे पास अफ्रीका। फ्रांस के बाद में हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के अंदर जो स्वतंत्रता का जो प्रादुर्भाव हुआ वो 1776 में हुआ। और यहां पर क्या थे? 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या कर दिया? एक राज्य का गठन किया जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने जो है ब्रिटेन के खिलाफ जो आजादी की लड़ाई लड़ी और अपना संविधान मंजूर करवा लिया 1787 में। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत बार आ जाता है कि अमेरिका के संविधान को जो है कब लागू किया गया, तो 1700 किस में लागू किया गया? 87 में। और यहां भी वही मुद्दे थे जो फ्रांस में थे।
राजनीतिक समानता की बात थी, आजादी की बात थी, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात थी। वयस्क मताधिकार यहां नहीं था। फ्रांस के अंदर भी उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था। अमेरिका के अंदर लोकतंत्र की जो है बहाली हो गई थी, लेकिन वहां पर वयस्क मताधिकार अब भी नहीं था, क्योंकि लोगों को जो अधिकार मिला था सरकार चुनने का, वो सिर्फ किसको मिला था? अमीर लोगों को मिला था। यहां अब भी लोग प्रयत्न कर रहे थे कि क्या किया जाए, हमें वयस्क मताधिकार दिया जाए। अमेरिका के अंदर केवल और केवल श्वेत लोगों को मत डालने का क्या था? अधिकार था। तो बाकी के जो अश्वेत लोग, काले लोग वहां रह रहे थे। तो लोकतंत्र पूर्णतः अस्तित्व में यहां नहीं आया था। अब भी यहां पर लोग जो है किसकी वकालत कर रहे थे? सार्वभौम वयस्क मताधिकार की वकालत कर रहे थे। और उसके बाद में न्यूजीलैंड विश्व का ऐसा पहला देश था जिसने 1893 के अंदर मताधिकार दिया, सार्वभौम, चाहे वो महिला थी या पुरुष थी। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और यहां आपको एक तालिका भी दी गई है। इस तालिका से आप पता लगा सकते हैं कि कहां कहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में, रूस में, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, श्रीलंका, सबके दिए हुए हैं। तो यहां हम गौर कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड अकेला ऐसा देश था। तो अगर 20वीं सदी के शुरुआत के अंदर हम अनेक देशों को भी लोकतांत्रिक बताया है, तब तक इन देशों के अंदर लोगों की एक बड़ी संख्या जो है सरकार का चुनाव करती थी। इसमें अधिकांश पुरुष होते थे। या अनेक तरह की राजनीतिक आजादी भी मिल गई थी। तो यूरोप में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के यही देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं। जो फर्स्ट हमें समूह जो बनता है हमारे पास, वो पहला समूह कहां से आता है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है उपनिवेशवाद का अंत, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।